ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। सुबह के 10 बज रहे हैं। आगे का एजेंडा की मैं शुरुआत करने जा रही हूं और सबसे पहले बात एक बार फिर से सरहद पर सिर उठा रही नापाक साजिश की हम करेंगे। पाकिस्तान की हिमाकत के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूं। खबर यह है कि जम्मू कश्मीर में सरहद के पास पाकिस्तानी ड्रोन फिर से देखे गए हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास कई इलाकों में बीती शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब अंधेरा होते ही आसमान में फिर से नजर आए पाकिस्तानी ड्रोन। इधर ड्रोन नजर आए और उधर भारतीय सेना ने मोर्चा संभाल लिया। सरहदी इलाकों में मंडराते ड्रोन को मार गिराने के लिए सेना ने फायरिंग की है। इस बीच एंटी ड्रोन सिस्टम भी एक्टिव कर दिया गया और उसके बाद ड्रोन वापस चले गए। पाकिस्तान की इस करतूत को देखते हुए भारतीय सेना अलर्ट मोड पर है। इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। जांच एजेंसियां भी अलर्ट हैं। तो पिछले 48 घंटे में यह दूसरी बार था जब एलओसी के पास पाकिस्तान के ड्रोन मंडराते नजर आए। कुल मिलाकर आप यह कह सकते हैं नापाक साजिशों से बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। एलओसी के पास फिर से मंडराए हैं ये पाकिस्तानी ड्रोन। राजौरी, पुंछ में बीती रात फिर दिखे पाकिस्तानी ड्रोन। एलओसी पर करीब 7 पाकिस्तानी ड्रोन नजर आए हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। पाकिस्तानी ड्रोन दिखते ही सेना ने फायरिंग की। एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिवेट कर दिया गया है और इसके बाद जो पाकिस्तानी ड्रोन थे वो भाग गए। पूरे बॉर्डर पे फायरिंग हो रही है अभी। ये देखो कैसे गोलियां जा रही हैं। और अब मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाती हूं। 3 दिन में 2 बार पाकिस्तानी ड्रोन नजर आ चुके हैं। 11 जनवरी को 4 पाकिस्तानी ड्रोन सबसे पहले यहां एलओसी पर देखे गए थे और फिर 13 जनवरी 7 पाकिस्तानी ड्रोन दोबारा से देखे गए हैं। तो देखिए कैसे पिछले 3 दिन में 2 बार पाकिस्तानी ड्रोन, या यूं कहें पाकिस्तान की तरफ से ये हिमाकत, जिसको लेकर कल ही थल सेना प्रमुख की तरफ से भी कह दिया गया था कि अगर कोई भी हिमाकत पाकिस्तान की तरफ से की जाएगी तो जवाब मुंह तोड़ अंदाज में पाकिस्तान को दिया जाएगा। तो ऐसे में सरहद पर यह नापाक साजिश, एलओसी पर फिर पाकिस्तानी ड्रोन दिखे हैं। राजौरी में, पुंछ में ये पाकिस्तानी ड्रोन नजर आए हैं। बीती रात 60 ड्रोन इन इलाकों में मंडराते दिखे और ड्रोन दिखते ही सेना की तरफ से जवाबी कार्रवाई, फायरिंग सेना ने की है। पूरे बॉर्डर पे एंटी अनमैन्ड एरियल सिस्टम एक्टिवेट कर दिया गया है। या आसान भाषा में अगर मैं कहूं तो एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो एक्टिवेट कर दिया गया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय बाशलू इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं अजय बाशलू से। अजय, सेना के सूत्र क्या बता रहे हैं? पाकिस्तान की तरफ से बार बार जिस तरीके से हिमाकत की जा रही है, इसके पीछे कोई बड़ी साजिश, षड्यंत्र जिसको अंजाम देने की फिराक में है पाकिस्तान? जी बिल्कुल रोमाना, ये पहला मौका नहीं है जब कल करीब 7 ड्रोन्स जो हैं वो जम्मू के राजौरी और पुंछ ज़िले में देखे गए हैं। ये वो ज़िले हैं रोमाना जहां पर लगातार इन्फिल्ट्रेशन होती रही है और जहां पर लगातार पिछले कुछ सालों में एनकाउंटर्स होते रहे हैं। ये दोनों इलाके जो हैं लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे हुए हैं। ऐसे में लाइन ऑफ कंट्रोल पर क्योंकि इस समय रोमाना बर्फ़ गिरी हुई है, इन्फिल्ट्रेशन बंद है और पूरे दर्रे जो है वो बंद हो चुके हैं। ऐसे में पाकिस्तान ये ड्रोन जानबूझकर न केवल भारतीय सेना को उकसाने के लिए भेज रहा है बल्कि उसके साथ ही किस तरह की भारतीय सेना की तैयारी है लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में, वो भांपने के लिए लगातार पाकिस्तान इस तरह की हिमाकत कर रहा है। इसके साथ ही पाकिस्तान ये भी जानना चाहता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से भारत के एंटी ड्रोन सिस्टम ने पाकिस्तान के ड्रोन्स की धज्जियां उड़ा दी थी, उसी के चलते अब पाकिस्तान ये भी देखना चाहता है कि भारत का जो एंटी ड्रोन सिस्टम है वो कितना एक्टिवेटेड है और कहां कहां पर लगा हुआ है। ये भी एक कोशिश लगातार पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है कि भारत की तैयारियों का जो है एक जायज़ा लिया जाए। इसके साथ ही रोमाना, अगर हम देखें कि यहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर का जो इलाका हो, चाहे वो सांबा हो, कठुआ हो या जम्मू का इलाका हो, जो कि करीब
200 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वहां पर भी पाकिस्तान इस तरह की हिमाकत करता रहा है। और यहां पर न केवल भारतीय फोर्सेस की पोजीशन जानने के लिए, न केवल यहां पर एंटी ड्रोन सिस्टम्स को जानने के लिए, बल्कि यहां पर अपने आतंकियों तक मदद पहुंचाने के लिए भी पाकिस्तान इस तरह की हिमाकत करता रहा है। यहां पर ड्रोन्स के जरिए न केवल हथियार गिराए जाते हैं, जो हथियार अपने मददगारों के जरिए पाकिस्तान समर्थित आतंकियों तक यहां पहुंचाए जाते हैं। तो ये एक योजनाबद्ध तरीके से पाकिस्तान इस तरीके की हिमाकत करता है। लेकिन यहां पर बता दूं रोमाना, इस समय बाहर खड़ा रहना मुश्किल है। हम इस समय शहर में हैं, लेकिन जो बॉर्डर का इलाका है वहां पर किस तरह से इस ठंड में, इस हड्डियां गला देने वाली ठंड में, इस धुंध में पाकिस्तान की हर नापाक साजिश का जवाब देने के लिए भारतीय सुरक्षा बलों के जवान डटे हैं। और किस तरह से पाकिस्तान की न केवल इन्फिल्ट्रेशन का, बल्कि जो आसमानी खतरा, इन जवानों का कृतज्ञ है और सलाम पूरा देश इन जवानों को भेज रहा है। आप रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास अजय। देखिए, सेना मुस्तैद है और सेना के मुस्तैद जवानों ने फायरिंग करके पाकिस्तानी ड्रोन्स को भागने पर मजबूर किया। लेकिन सवाल वही, बार बार पाकिस्तानी ड्रोन क्यों आ रहे हैं इस इलाके में? और ये बार बार जिस तरीके से पाकिस्तानी ड्रोन इन इलाकों में आ रहे हैं, जाहिर सी बात है स्थानीय लोगों में दहशत है। और इस दहशत से ज्यादा सेना पर अपनी भरोसा भी है कि वो पाकिस्तानी साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देगी। हमने सांबा में, जम्मू में, जो अखनूर सेक्टर में सुना था कि ड्रोन एक्टिविटी इंटरनेशनल बॉर्डर पे होती रहती है। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से जिस तरह से तुरकुंडी जो सेक्टर है, ये हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं, तुरकुंडी और जो केरी का जो सेक्टर है, ये जो सीमावर्ती इलाका है, आज रात को यहाँ पे भी पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन एक्टिविटी की गई है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि सीमा पे जो हमारी भारतीय सेना है वो सतर्क है। ये एरिया जो हमारा है बॉर्डर एरिया है, बिल्कुल बॉर्डर के सटा हुआ इलाका है, चाहे वो ठठियाली हो, पोंठल हो, हमारा पीछे का मिट्टी दड़ा हो, हमारा चलास हो, ये पूरा एरिया जो है ये बॉर्डर के साथ है। तो यहाँ पे भी पाकिस्तान की काली करतूत देखने को सामने आई पिछली रात को। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान अपनी गंदी हरकत से कभी बाज नहीं आएगा, क्योंकि अभी आपने देखा ये पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया और हमारी भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दे करके उसका मुंह बंद करवाया। तब भी वो बेशर्मों की तरह बार बार अपनी बेशर्मी हरकतें कर रहा है। हमारी भारतीय सेना उनको मुंह तोड़ जवाब दे रही है। मैं आपके माध्यम से भारतीय सेना को सल्यूट करता हूं। कुल मिलाकर सरहद पर यह नापाक साजिश, एलओसी के पास पाकिस्तानी ड्रोन्स दिखे हैं। महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि ये जो ड्रोन्स हैं वो सांबा, राजौरी, पुंछ सेक्टर्स में नजर आ रहे हैं। 11 जनवरी को शाम करीब 6:35 के आसपास गनिया, कलसिया में ये ड्रोन्स दिखे थे। 11 जनवरी को खब्बर गांव के आसपास भी ये ड्रोन दिखे थे। 11 जनवरी को शाम 7:15 बजे के आसपास चक बाबराल, जो सांबा का इलाका है, वहां पर भी ये ड्रोन दिखे थे। इसी तरीके से मनकोट सेक्टर पुंछ में ये ड्रोन 11 जनवरी को नजर आए। और फिर बीता कल 13 जनवरी शाम 7:30 बजे राजौरी और पुंछ इलाकों में ये ड्रोन्स दिखे हैं। तो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी ड्रोन नजर आने के बीच एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त मैं आपको बताने जा रही हूं। केंद्रीय गृह सचिव और आईबी चीफ सुरक्षा की समीक्षा करेंगे। ये बड़ी खबर है, केंद्रीय गृह सचिव और आईबी चीफ सुरक्षा की समीक्षा करेंगे। सुरक्षा समीक्षा के लिए 11 बजे केंद्रीय टीम जम्मू पहुंचने वाली है। ये अपडेट भी सामने आ रहा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय बाशमी इस वक्त मौजूद हैं। अजय, मतलब केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरीके से नजर बनाए हुए इन हालात पर और गंभीरता से लिया जा रहा है ये ड्रोन वाली नापाक साजिश को पाकिस्तान। देखिए रोमाना, केंद्रीय टीम जो है वो आज जम्मू पहुंच रही है और ये बता दूं ये 2 दिन का दौरा रहेगा। आज और कल केंद्रीय गृह सचिव, आईबी डायरेक्टर समेत वरिष्ठ अधिकारी जो कश्मीर को देखते हैं, जम्मू कश्मीर के मामलों को देख रहे हैं, वो आज जम्मू पहुंच रहे हैं। आज पहले दिन अभी तयशुदा कार्यक्रम ये है कि वो जम्मू पहुंचते ही सबसे पहले यहाँ पर पुलिस हेडक्वार्टर जाएंगे, जोनल पुलिस हेडक्वार्टर जाएंगे। वहाँ पर वो जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव, डीजीपी
यहाँ के जो एजेंसीज के अधिकारी हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अधिकारी हैं, उन सब से एक बैठक करेंगे। और इस बैठक का मुख्य एजेंडा जहां पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश है, उसके साथ ही रोमाना पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि जम्मू के उधमपुर, सांबा और कठुआ इलाकों में लगातार मिलिटेंट स्पॉट हो रहे हैं और वहां पर व्यापक तरीके से जो है सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, ताकि ये जो आतंकी जिनकी संख्या 30 से 35 बताई जा रही है, वो जो यहाँ पर जम्मू के कठुआ, सांबा और उधमपुर के पहाड़ी इलाकों में सक्रिय है, उनको कैसे उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए, ये भी इस एजेंडा का आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर व्यापक एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इस इलाके की सुरक्षा को लेकर समीक्षा, जिसके लिए केंद्रीय टीम जम्मू पहुंच रही है और वहीं पर समीक्षा की जाएगी। इस बीच मैं आगे बढ़ रही हूं, आगे का एजेंडा में दिन की अगली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ईडी की कार्रवाई हुई, जिसको लेकर सियासी तनाव हुआ, ये आप जानते हैं। अब कलकत्ता हाईकोर्ट में आईपैक रेड मामलों पर आज सुनवाई होगी। 9 जनवरी को ईडी ने मामले में दखल देने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन कोर्ट रूम में हंगामे के कारण सुनवाई नहीं हो सकी थी और इसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 14 जनवरी मतलब आज के दिन के लिए टाल दी थी। अब आज दोनों पक्षों की याचिका पर हाईकोर्ट में दोपहर 2:30 बजे सुनवाई होगी। आपको बता दें, कोलकाता में पॉलिटिकल कंसल्टेंट फर्म है आईपैक, उसी के ऑफिस पर 8 जनवरी को ईडी ने रेड की। रेड के दौरान बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उस जगह पहुंच गईं जहां ईडी की रेड चल रही थी। ईडी ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि वो कोयला तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी के दौरान रुकावट पैदा कर रही थी। वो प्रतीक जैन के घर में जबरन घुसी, जहां ईडी का एक्शन चल रहा था, और वहां से अपने साथ कई डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले गई। तो कलकत्ता हाईकोर्ट में आज आईपैक रेड मामले में सुनवाई दोपहर 2:30 बजे होगी। पिछली बार हंगामे की वजह से सुनवाई टल गई थी। 8 जनवरी को आईपैक के ठिकानों पर ईडी ने रेड की थी और उसी दिन ममता बनर्जी ने ईडी के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा था कि बीजेपी तृणमूल कांग्रेस की जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है उसे चुराने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है और मामला सियासी तौर पर गरमाया था। आखिर में ईडी की तरफ से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया गया था। हाईकोर्ट में ईडी वर्सेस ममता। ईडी का पक्ष कोयला घोटाले की जांच में रुकावट बनी ममता बनर्जी। ईडी का काम रोकने की कोशिश ममता बनर्जी की तरफ से की गई। छापेमारी के दौरान सीएम पहुंच गई। तलाशी के दौरान अधिकारियों को रोका गया और उधर दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस का पक्ष एसआईआर का विरोध इसलिए कार्रवाई बदले की भावना से कर रही है। ईडी के छापे, राजनीतिक कार्यालय आईपैक पर छापेमारी, गोपनीय और संवेदनशील डेटा जब्त करने के मकसद से छापेमारी। ये टीएमसी की तरफ से ईडी पर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो ईडी और टीएमसी दोनों का पक्ष आपने देखा। अब आज ये मामला सुनवाई के लिए आएगा। 9 जनवरी को मामले में क्योंकि कोर्ट रूम में हंगामा हो गया था, इस वजह से सुनवाई टल गई थी। अदालत ने 14 जनवरी की तारीख मुकर्रर की थी और ऐसे में आज 14 जनवरी एक बार फिर कलकत्ता हाईकोर्ट में यह मामला सुनवाई के लिए आएगा। दोपहर 2:30 बजे इस मामले में सुनवाई होगी। पश्चिम बंगाल में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं बस चंद महीनों में और उससे पहले सियासी पारा लगातार इस मुद्दे को लेकर अब गर्माता जा रहा है। ऐसे में विस्तार से आपको बताते हैं ईडी ने क्या कहा। ईडी की तरफ से कहा गया ये कार्रवाई किसी राजनीतिक पार्टी पर नहीं, अवैध कोयला तस्करी केस से जुड़ी कार्रवाई थी। हवाला ट्रांसफर और मनी रूट की जांच कर रहे थे। राजनीतिक पार्टी के दफ्तर पर कार्रवाई नहीं कर रहे थे। छापेमारी का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। ईडी की तरफ से सफाई दी गई है। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ ये नियमित कार्रवाई थी जो हम कर रहे थे। वहीं इस मामले को लेकर ममता बनर्जी की तरफ से जो पक्ष रखा गया है वो भी जान लीजिए आप। किस तरीके से ममता और ईडी की ये लड़ाई आगे बढ़ी है वो जान लीजिए आप। 8 जनवरी की तारीख थी। आईपैक के डायरेक्टर के घर पर, दफ्तर पर, आईपैक के अन्य ठिकानों पर ईडी का छापा। छापे के दौरान ममता बनर्जी रेड वाली जगह पर पहुंच गई थी और उसी के बाद मामला बेहद गर्मा गया। फिर 9 जनवरी की तारीख ईडी और टीएमसी दोनों पक्षों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया।
सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी रूमा पॉल इस वक्त मौजूद है और जरा रूमा से जानते हैं। रूमा, आज हाईकोर्ट में जब ये मामला सुनवाई के लिए आएगा तो दोनों पक्षों की तरफ से कैसे एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई है, याचिकाओं में क्या कुछ कहा गया है, बताइए। देखिए 2:30 बजे इस मामले की सुनवाई होनी है और सबको पता है शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन जिस तरह से मामले को स्थगित कर दिया गया, बिल्कुल अदालत कक्ष में जिस तरह से हंगामा हुआ, हंगामे के बाद बिल्कुल न्यायमूर्ति जो शुभ्रा घोष है उनको मामले को स्थगित करना पड़ा और 14 जनवरी का दिन बोलना पड़ा कि 14 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। और इसी बीच ईडी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा है कि जिस तरह से हाईकोर्ट में अदालत कक्ष में जिस तरह से हंगामा हुआ वो जानबूझकर किया गया और ममता बनर्जी के जो समर्थक थे वो अदालत कक्ष में मौजूद थे। व्हाट्सएप ग्रुप में वहां पर संदेश भेजा गया, फिर जाके पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो हंगामे में शामिल हो गए। इस तरह से न्यायमूर्ति को ये मामले की सुनवाई टालनी पड़ी। लेकिन अभी देखिए 2:30 बजे इस मामले की सुनवाई होनी है। वैसे ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। अब कलकत्ता हाई कोर्ट जब सुनेगा इस मामले को कहां तक, कब तक और कहां तक ये सुन पाएगा, इस पर काफी चर्चा हो रही है। अभी फिलहाल तो देखिए आईपैक तलाशी मामले में ईडी और जो तृणमूल कांग्रेस दोनों की याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं और दोनों की याचिकाएं में एक दूसरे को आरोप लगाया है। जिस तरह से ईडी ने कहा है कि ममता बनर्जी वहां पर रखिएगा, देखना दिलचस्प होगा कि आज इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट में क्या होता है, सुनवाई हो पाती है या फिर जैसा कि 9 जनवरी को हुआ था कि कोर्टरूम में इतना हंगामा हो गया था कि जज साहिबा को आखिरकार मामले की सुनवाई मुलतवी करनी पड़ी थी और एक बार फिर से अगली तारीख देनी पड़ी थी, जो कि आज का दिन है। आज क्या होगा इस पर हमारी नजर है। अब आगे मेडिकल पीजी में दाखिले के लिए काउंसलिंग चल रही है। 2 दौर की काउंसलिंग हो चुकी है, लेकिन देश में नीट पीजी कोर्स के लिए जितनी सीटें हैं वो भर नहीं पाई हैं और ऐसे में बड़ी खबर ये आ रही है कि सीट नहीं भर पाने की वजह से कट ऑफ बेहद कम कर दी गई है। अब -40 नंबर लाने वाला एमबीबीएस छात्र भी पीजी में दाखिला ले सकता है, मतलब स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन सकता है। एससी, एसटी, ओबीसी के लिए कट ऑफ परसेंटाइल 0 किया गया। नीट पीजी 2025 की कट ऑफ में ऐतिहासिक कटौती कर दी गई है। अब तो नेगेटिव मार्क्स पर भी पीजी मेडिकल सीट में एडमिशन मिल जाएगा। -40 तक अंक वाला भी अब तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन जाएगा। तो देखिए पहले क्या नियम था, जनरल कैटेगरी के लिए 276 कट ऑफ नंबर थे, परसेंटाइल 50। वहीं जनरल ईडब्ल्यूएस का मैंने बताया और इसके अलावा एससी, एसटी, ओबीसी आप देख लीजिए, इसमें जो कट ऑफ नंबर था वो 235 था और परसेंटाइल 40 थी। लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है और घटाकर देखिए इसको कहां ले जाया गया है, कितना ज्यादा घटाया गया है कि जनरल ईडब्ल्यूएस को अब कट ऑफ के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर 103 चाहिए, जो परसेंटाइल 7 बनता है। और वहीं दूसरी तरफ एससी, एसटी, ओबीसी को तो 0 परसेंटाइल चाहिए। मतलब अगर आपकी -40 मतलब नेगेटिव मार्किंग अगर 40 तक है तो भी आप एलिजिबल हैं नीट पीजी में एडमिशन लेने के लिए। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण भसीन इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं वरुण भसीन से कि ये मेरिट से जिस तरीके का खिलवाड़ किया गया है, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या बताई जा रही है? क्या प्राइवेट कॉलेजेस खास तौर से और वहां पर जो रिजर्व सीट्स थी वो खाली रह जाती थी, इसी वजह से ये कट ऑफ इतना कम कर दिया गया है? बिल्कुल, देखिए रोमाना जी, जिस तरीके से बात करें तो 2 जो इस वक्त काउंसलिंग थी वो एक प्रॉपर रैंकिंग के अनुसार हुई थी, यानी कि एक प्रॉपर रैंक उनको दी गई थी बच्चों को और बोल दिया गया था कि अगर 235 से नंबर आपके कम है तो सॉरी, इस बार आपका नहीं हो पाएगा। लेकिन जब 2 काउंसलिंग होती हैं उसके बाद देखा जाता है कि 9-10 हजार सीट्स अभी भी खाली हैं, तो सरकार क्या करती है? सरकार इस वक्त वो पात्रता बदल देती है, रैंकिंग सिस्टम में कोई बदलाव नहीं करती है। वो इस वक्त काउंसलिंग के लिए जो मिनिमम आपको जरूरत थी नंबर्स की उनको कम कर देती है और आखिर में इतना कम कर देती है कि जो बच्चे को 235 नंबर के बाद 234 वाले को पहले 2 काउंसलिंग में बोल दिया गया था कि आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, शायद आप उतना अच्छा नहीं कर पाए एग्जाम में, इसलिए आपका एडमिशन नहीं होगा, तो तीसरी काउंसलिंग में अब उसको भी अलाउ कर दिया जाता है। अब यहां तक कि -40 में जाने का मतलब आप समझिए कि जो परीक्षा में अगर आप या मैं बैठे हैं और अगर हम सवाल गलत भी करके आ जा रहे हैं तो भी अगर मेरा एडमिशन हो सकता है तो -40 पे हो जाएगा।
यानी कि मैं बहुत ज्यादा गंदा नहीं करूंगा तब भी मेरा एडमिशन हो रहा है। सरकार का ये कहना था 9-10 हजार सीट्स खाली है, हम एडमिशन दे देंगे। लेकिन क्या एडमिशन ऐसे मिलेगा कि अगर आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, आप कुछ गलत भी करके आ रहे हैं, तो आप उस जगह पर एडमिशन ले पाएंगे? सवाल यही सबसे बड़ा खड़ा होता है कि ऐसा क्या इस वक्त जरूरत आन पड़ी कि यहां पर जो नेगेटिव मार्किंग का भी व्यक्ति अगर नंबर ला रहा है उसको भी आप वहां पर बैठाकर स्पेशलाइजेशन के लिए इस वक्त दाखिला दे रहे हैं। सरकार कहती है कि एमबीबीएस वो पहले ही कर चुके हैं, वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं। लेकिन क्या इस तरह से ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना कमजोर है वो दिखाता है कि -40 वाला व्यक्ति भी किस तरह से एडमिशन अब पा सकेगा। बिल्कुल देखना दिलचस्प होगा कि ये मामला आगे किस रूप में गरमाएगा, क्योंकि सीधे सीधे मेरिट के साथ ये खिलवाड़ का मामला फिलहाल नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका वरुण इस तमाम जानकारी के लिए। मैं आगे बढ़ूंगी। प्रयागराज में संगम तट पर आस्था का सैलाब उमड़ा है। एकादशी के पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम के विभिन्न घाटों पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है। संक्रांति और एकादशी के मौके पर भारी भीड़ उमड़ी है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए कैसे आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर हजारों की तादाद में श्रद्धालु उमड़े हुए हैं। आज सुबह से ही त्रिवेणी घाट पर स्नान कर रहे हैं श्रद्धालु। कड़ाके की ठंड है, शीतलहर है, बावजूद इसके डुबकी लगाने में श्रद्धालुओं को कोई हिचक नहीं है। आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और अब तक लाखों श्रद्धालु सुबह से यहां आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। पुलिस लगातार ड्रोन से निगरानी कर रही है और ड्रोन के जरिए ली गई ये तस्वीर भी इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक इस वक्त मौजूद हैं प्रयागराज से, और जरा जानते हैं विवेक से किस तरीके के दिव्य भव्य तस्वीरें आज के दिन देखने के लिए मिल रही हैं। और क्योंकि पावन तिथि है और डुबकी लगाने के लिए लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, ऐसे में प्रशासन की ओर से क्या इंतजाम है विवेक? देखिए बिल्कुल आपको बता दूं कि आज जो तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, ऐसी तस्वीरें हमने महाकुंभ में देखी थी, और आज जब हम यहाँ पर पहुँचे तो हमें लगा एक बार वापस से महाकुंभ जैसी तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि ये मिनी महाकुंभ भी कहा जा रहा है, और माघ मेले को लेकर के, क्योंकि महाकुंभ में जिस तरीके से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए थे, वैसे ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस मिनी महाकुंभ में भी पहुँच रहे हैं। आप देखिए जहाँ भी आप देखेंगे हर तरफ श्रद्धालुओं का जनसैलाब भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा, और बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही पहुंचे हो। अभी तक लगभग 18 लाख श्रद्धालु जो है वो स्नान कर चुके हैं। आपको बता दें कि पौष पूर्णिमा से जो इस माघ मेले की शुरुआत हुई थी, लगभग 44 दिन तक ये पूरा माघ मेला चलेगा, और उसके बाद 15 फरवरी को माघ मेला खत्म होगा। हालांकि माघी पूर्णिमा तक कल्पवासी जो हैं वो अलग तरीके से जो स्नान करके और अलग तरीके से तपस्या करने वाले हैं। के अंदर जो उल्लास है वो कहीं ना कहीं अपने आप में दिखाई दे रहा है। लोगों के बीच भी चलेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे। स्नान करने जा रही हैं? हाँ, हमने नहीं, अभी हम लोग स्नान करने जा रहे हैं सब लोग। हाँ, का अनुभव तो इस माघी पूर्णिमा का अनुभव, दोनों में कितना अंतर? ये माघी पूर्णिमा, आज मकर संक्रांति है, बहुत ही अच्छा अनुभव है। मगर हाँ, उस समय से अपेक्षा अब की बहुत आधे लोग आए हैं, मगर है पब्लिक बहुत अच्छे है, सब लोग आ रहे हैं। बहुत घुमा दिया रास्ता तो बहुत चलना, पैदल बहुत चलना, गाड़ी नहीं दे रहे, जब गुस्सा चढ़ रही है। मगर भी हम लोग फिर भी चलना बहुत पड़ रहा है, बहुत। आप लोग तो गाड़ी है, लोकल है। सर हम लोग डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं। स्नान? हाँ जी, हमारा सुबह 4 बजे मॉर्निंग में जो कि हो गया था स्नान, और हमें बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आकर के। बस योगी मोदी जी से इतनी कृपा है कि थोड़ा घुमाव कम करें इसका। हाँ जी सर, पैदल ज़्यादा चलना? हाँ सर, पैदल थोड़ा ज़्यादा चलना पड़ा, लेकिन आनंदमय है। हाँ जी सर, स्नान करने के बाद सारा बिल्कुल सारा कष्ट दूर है हम लोगों का, सभी का। माहौल भक्तिमय है, और देखिए किस तरीके से भक्ति में लीन ये श्रद्धालु आस्था की डुबकी इन्होंने लगाई है। ईरान में आयतुल्लाह अली खamenei के खिलाफ लगातार प्रदर्शन चल रहा है। एक तरफ खamenei प्रदर्शनकारियों के आगे झुकने को तैयार नहीं है, प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को धमका रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर यह है, ईरान में आज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल इरफान सुल्तानी को फांसी देने की तैयारी चल रही है। ये तस्वीर देख रहे हैं आप इरफान सुल्तानी की। इरफान सुल्तानी सिर्फ 26 साल का युवा है। बिना किसी ट्रायल के इरफान सुल्तानी को फांसी दी जाएगी। आज गुरुवार को ईरान के फर्दीस के रहने वाले इरफान की गिरफ्तारी हुई थी। अगर इरफान सुल्तानी को फांसी दे दी गई तो इरफान सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले पहले प्रदर्शनकारी होंगे जिन्हें फांसी की सजा दी जाएगी।
सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं नीरज से। नीरज, जानकारी क्या मिल रही है? क्या इरफान सुल्तानी को आज फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाएगा? बिल्कुल, ईरान की तरफ से ये कहा गया आधिकारिक तौर से कि इनको फांसी पर लटकाया जाएगा। रोमाना, ये ईरान का पुराना इतिहास रहा है। वो अपने जो भी उनको ऐसा लगता है कि जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, ईरान के खिलाफ जो गतिविधियों में शामिल होते हैं, उनको वो सरेआम फांसी देते हैं। वो इसीलिए देते हैं ताकि पूरे देश में जो उनके नागरिक हैं उन सब में दहशत फैल जाए कि वो खामनेई सरकार, यानी कि जो ईरान का शासन है, कट्टरपंथी शासन है, उनके खिलाफ किसी भी तरह की कोई गतिविधि में शामिल ना हो। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं पिछले 15-16 दिनों से वहाँ पर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। तो ये इस फांसी के ज़रिए जो खामनेई सरकार है, खामनेई प्रशासन है, वो कोशिश कर रहा है कि इससे डरकर जितने भी प्रदर्शनकारी हैं वो पीछे लौट जाएं। और ये तो ईरानी नागरिक है, इसके अलावा हम पहले भी देख चुके हैं इजराइल के और दूसरे विदेशी नागरिकों को जिन पर उनको शक होता है कि ये नहीं। लेकिन सवाल ये है कि अभी जिस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं नीरज, ऐसे में प्रदर्शनकारी तो बाज आ नहीं रहे हैं। अगर आप एक 26 साल के युवा प्रदर्शनकारी को बिना किसी ट्रायल के इस तरीके से फांसी के फंदे पर लटका देंगे तो मतलब आप तो खुद ही फिर ये जो प्रदर्शन की आग भड़क रही है इस पे घी डालने का काम करेंगे नीरज। लेकिन खामनेई जो सरकार है, पहले भी हमने देखा है इस तरह के प्रदर्शन 2022 में भी ऐसे हुए थे। और अभी जो खामनेई सरकार की तरफ से जो बयान आया है, उन्होंने कहा है कि इस तरह की पहली कोशिशें जो अमेरिका, इजराइल, जो पश्चिमी देशों के ऊपर वो लगाते रहे हैं, वो पहले भी विफल रहे हैं। और लोग इसी बात को लेकर शक भी कर रहे हैं कि क्या 2022 में जब इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पर प्रदर्शनकारी मारे गए थे, प्रदर्शन हुए थे, क्या इस बार, क्या पिछली बार क्योंकि अमेरिका ने साथ नहीं दिया था 2022 में, तो क्या अब इस बार जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है, प्रशासन है, क्या वो इनकी मदद करने के लिए आएगा? लेकिन खामनेई सरकार को ऐसा लगता है कि 2022 की तरह अमेरिका पीछे हट जाएगा और इस तरह की कार्रवाई से, जहां पर ह्यूमन राइट्स का कोई मानवाधिकार कोई मायने नहीं रखते हैं ईरान जैसे देशों में, कट्टरपंथी देशों में, तो वहां पर इनको फांसी पर चढ़ाकर सरेआम, आप देखना, इनको सरेआम फांसी पर चढ़ाया जाएगा। जैसे कि उनकी पहले की उनकी नीति रही है। उनका ये मानना है कि इस तरह के जो लोग होते हैं जो ईरान के खिलाफ काम करते हैं उनको सरेआम फांसी दी जाए, जिससे बाकी लोगों में दहशत हो जाए और वो अपने घर लौट जाए। लेकिन इस बार ऐसा लगता नहीं, क्योंकि अमेरिका में इस बार ट्रंप प्रशासन आर पार की लड़ाई के लिए बिल्कुल देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार ईरान में क्या होने वाला है। क्या सरेआम 26 साल के युवा इरफान सुल्तानी को फांसी के फंदे पर झूलती हुई दुनिया देखेगी? ना खमेनी झुकने को तैयार और ना प्रदर्शनकारी झुकने को तैयार। और इस सब के बीच में डोनाल्ड ट्रंप लगातार खमेनी को धमका रहे हैं। अब ट्रंप कह रहे हैं ईरान के देशभक्त लोग प्रदर्शन करते रहें, जो प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अत्याचार कर रहे हैं उनके नाम रख लें, उनका हिसाब किया जाएगा, उन्हें भारी कीमत चुकानी होगी। अमेरिका प्रदर्शनकारियों की मदद करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर से धमकाया है। By the way, to all Iranian patriots, keep protesting, take over your institutions if possible, and save the name of the killers and the abusers that are abusing you. You're being very badly abused. If the numbers are right now, I hear 5 different sets of numbers. I hear numbers, look, 1 death is too much, but I hear much lower numbers, and then I hear much higher numbers. But I say save their names because they'll pay a very big price. सीधे आपको एक बार फिर से लेकर चलते हैं। नीरज राजपूत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और जरा नीरज से जानते हैं। नीरज, जिस बात का जिक्र हम पहले भी कर रहे थे, हम और आप सब जानते हैं ईरान में आंदोलनों का जो इतिहास है वो पुराना है। आंदोलनों को किस तरीके से कुचला गया ये भी हम देखते आए हैं। लेकिन इस बार हालात जुदा हैं। इस बार अमेरिका की कमान डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है और डोनाल्ड ट्रंप खुलकर ईरान को, खमेनी को बार बार चेता रहे। और ऐसे में फिर से मैं बात करूंगी, 26 साल का युवा इरफान सुल्तानी, अगर उसे आज फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है तो क्यों ना माना जाए कि ये ईरान खुद अपने हाथों, अपने ताबूत में आखिरी कील ठोक रहा है। कहा कि जो खामनेई सरकार है उसको ऐसा लगता होगा जैसे कि पहले अमेरिका ने कभी मदद करने के लिए सामने नहीं आए और इस बार भी नहीं आएंगे। क्योंकि 2022 में जैसे मैंने बताया था, वहाँ पर उस वक्त भी बहुत बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी बाहर निकल आए थे हिजाब को लेकर जब प्रदर्शन हुआ था। लेकिन उस वक्त बस यही फ़र्क है, उस वक्त जो था अमेरिका में बाइडेन प्रशासन था, जो कि जिनके बारे में कहा जाता है कि वो कड़े जो थे फैसले नहीं लेते थे बाकी दूसरे देशों के खिलाफ, अपने दुश्मन देशों के खिलाफ, जैसे कि अमेरिका का दुश्मन रहा है, ईरान रहा है। लेकिन इस बार ट्रंप प्रशासन है और हमने वेनेजुला में देख लिया कि वेनेजुला में किस तरह का ऑपरेशन जो है
वो अमेरिका ने किया, उससे कहीं ना कहीं हम लोग देख सकते हैं कि अमेरिका इस वक्त और ट्रंप प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं बड़ी फैसला ले सकता है, क्योंकि अमेरिका के सामने इस वक्त, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अपने अमेरिका को ग्रेट बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, वो अपने आप को पावरफुल कंट्री, सुपर पावर अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर रशिया जैसा देश यूक्रेन पर भी अगर हमला कर सकता है तो हम जो अमेरिका है, जिसके बारे में कहा जाता है सुपर पावर है, वो कैसे अपने दुश्मनों पर वार कर सकता है, उनको कैसे सबक सिखा सकता है। और ये एक लंबी तैयारी भी रोमाना मान सकते हैं अमेरिका की हो सकती है कि वो देख रहे थे, टेस्ट कर रहे थे 2022 और अब इस बार देख रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी 150 से 200 शहरों में इस वक्त प्रदर्शन चल रहे हैं और वहाँ पर आर पार की लड़ाई चल रही है। जो आंकड़े आ रहे हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो आ ही नहीं रही है ऑफिशियल वहाँ से, 2,000-2,500 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबरें आ रही हैं, लेकिन ये संख्या बहुत ज़्यादा हो सकती है क्योंकि सभी 31 प्रोविंसेस जितने भी हैं ईरान के उस वक्त वो दहल रहे हैं, जैसे कि हम तस्वीरों में लगातार देख रहे हैं। रहिए मेरे साथ, लौटूंगी आपके पास। देखिए, ईरान पर क्या एक्शन लेना है, इसके लिए अमेरिका में अलग अलग प्लान बनाए जा रहे हैं। खबरें हैं ट्रंप को उन प्लान्स के बारे में बता दिया गया है, अलग अलग सभी विकल्पों के बारे में ट्रंप को बताया जा रहा है। ट्रंप को मिलिट्री, साइबर, मनोवैज्ञानिक हमलों के ऑप्शंस के बारे में जानकारी दी गई है। अमेरिका वायुसेना का इस्तेमाल, उसके साथ मिसाइल से हमले का प्लान उन्हें बता दिया गया है। इसके साथ ही साइबर अटैक के लिए भी टेक्निकल टीम ने डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफिंग दे दी है। ईरान के लोगों का माइंड वॉश करने के लिए मनोवैज्ञानिक कैंपेन चलाने के तरीके भी सुझाए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप को। हालांकि अभी तक कोई फाइनल फैसला डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नहीं लिया गया। विदेशी मीडिया के सूत्र बता रहे हैं अमेरिका ने बातचीत का रास्ता अभी भी ईरान के साथ खुला रखा हुआ है। अधिकारी बता रहे हैं ईरान उनसे बातचीत करना चाहता है। वो अमेरिका के खिलाफ सबके सामने जितना जहर उगल रहा है, उसके आधिकारिक मैसेजेस उसके ठीक उलट हैं। पोस्चरिंग अलग है जो दिखाई जा रही है ईरान की तरफ से, वहीं दूसरी तरफ वो बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए कहीं ना कहीं अपनी जान बचाने की अमेरिका से जुगत में भी जुटा हुआ है ईरान। और इस सब के बीच एक और बड़ी खबर जानिए आप। रूस ने ईरान के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप की निंदा करते हुए इसे विनाशकारी बाहरी हस्तक्षेप बता दिया है। रूस की तरफ से कहा गया है किसी देश के खिलाफ सैन्य हमलों की अमेरिकी धमकियां किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, अभी तक सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की तरफ से धमकियां सुनाई दे रही थी, जो अमेरिका ईरान को चेता रहा था या फिर ग्रीनलैंड को लेकर जिस तरीके से अमेरिका कह रहा था, और अब ये सीधी रूस की तरफ से अमेरिका को चेतावनी के तौर पर देखा जाएगा। देखिए, चेतावनी हो सकती है क्योंकि रशिया, लेकिन अगर आप ये मानकर चलें कि अगर मिलिट्री कोई एक्शन अमेरिका लेना चाहेगा या ले रहा है या उसकी प्लानिंग कर रहा है ईरान के खिलाफ, तो रशिया उस पर डायरेक्ट नहीं कूदेगा। सिर्फ डिप्लोमेटिक आप प्रेशर डाल सकते हैं रशिया, क्योंकि खुद अपने आप युद्ध में जूझ रहा है और वो चाहेगा नहीं कि किसी भी तरह से अमेरिका जैसी सुपर पावर के साथ सीधे कन्फ्रंटेशन में आए, ताकि उसके जो वहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशन चल रहे हैं, यूक्रेन में चल रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाए। उनका अपना मोटिव जो है वो है यूक्रेन पर अपना कब्जा करना, यूक्रेन के जितने भी एरियाज इनको वो चाहते हैं। तो ऐसे में ये सिर्फ डिप्लोमेटिक प्रेशर है, धमकाने के लिए है, बाकी इसका कोई असर नहीं है। लेकिन इससे पहले कि अमेरिका मिलिट्री एक्शन लेता है, उससे पहले उनकी कोशिश यही रहेगी कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के जरिए, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा जो एक्शन है अमेरिका की तरफ से वो कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा कि ट्रंप ने खुद जो एलन मस्क को कहा है, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट बंद है, कि किसी तरह से स्टारलिंक को जो है फिर से शुरू किया जाए, ताकि वहाँ के जो लोग हैं, ईरान के लोग हैं, वो अपनी बात जो है पूरी दुनिया के सामने रख सकें, ताकि दुनिया को पता चले। क्योंकि अभी भी काफ़ी कुछ देश ऐसे हैं, जैसे चीन है, रशिया है, वो ईरान की मदद के लिए खड़े हैं। जैसे ही उनको असली रूप दिखाई देगा ईरान में क्या चल रहा है, किस तरह से दमनकारी नीतियाँ जो है खामनी प्रशासन की है, तब फिर अमेरिका कह सकता है कि देखिए हमने जो एक्शन लिया है वो मिलिट्री एक्शन अगर आखिरी होगा तो वो हम जस्टिफाई करने के लिए तैयार है, हमने इसलिए लिया है। बिल्कुल, देखिए, सत्ता विरोधी प्रदर्शन जो ईरान में हो रहे हैं, उस सब के बीच ईरान की सरकार की तरफ से भी एक बड़ा दावा किया जा रहा है, और वो यही दावा कर रहे हैं कि हालात तो काबू में हैं, देश पूरी तरीके से सरकार के नियंत्रण में है। लेकिन दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों का समर्थन करने वाले लोग दावा कर रहे हैं विरोध करने वालों को गोली मारी जा रही है। इंटरनेट तो बंद है ही ईरान में। इस बीच देश के बाहर फोन करने की सुविधा शुरू की गई, लेकिन ईरान के बाहर से कोई फोन नहीं कर सकता है। सत्ता विरोधी प्रदर्शन के बीच ईरान सरकार का यह बड़ा दावा, देश में पूरी तरह काबू में है हालात। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन में शामिल लोग दावा इससे बिल्कुल उलट कर रहे हैं, और वो प्रदर्शनकारियों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि यहां तो प्रदर्शनों को कुचला जा रहा है, सीधी गोलियां मारी जा रही हैं प्रदर्शनकारियों को। इस बीच ये तस्वीरें
कमोबेश ईरान के सभी प्रांतों में एक जैसी प्रदर्शन की आग भड़कती हुई देखने के लिए मिल रही है। बावजूद इसके सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी सरकार के दावों की हवा निकाल रहे हैं। तो बयान रूस की तरफ से भी आया है कि ईरान की अंदरूनी हालात में अमेरिका को दखल नहीं देना चाहिए। विदेशी ताकतें ईरान को खत्म करने में लगी हुई हैं, यहां तक रूस की तरफ से कहा गया है। लेकिन इस सब के बीच अमेरिका दोहरा रहा है कि देशभक्त ना परेशान हो और साथ ही ये भी कह रहा है कि मदद आने वाली है। आगे बढ़ेंगे, अब अगली खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर थाईलैंड से आ रही है, जहां के सिखऊ में एक हाई स्पीड ट्रेन पर कंस्ट्रक्शन क्रेन गिर गई है और इस वजह से ये ट्रेन पटरी से उतर गई, इसमें आग लग गई। हादसे में 22 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। तस्वीरें आ गई हैं थाईलैंड के सिखियू में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। यहां थाईलैंड में चलती ट्रेन थी, तेज रफ्तार ट्रेन थी और इस चलती तेज रफ्तार ट्रेन पर क्रेन गिरी। ट्रेन गिरने से 22 लोगों की मौत की खबर फिलहाल सामने आ रही है। थाईलैंड में ट्रेन पर क्रेन गिरी और न सिर्फ क्रेन गिरी बल्कि इसके बाद आग लग गई। इस हादसे में 30 से ज्यादा यात्री घायल भी हुए हैं। 22 लोगों की मरने की आशंका जताई जा रही है और साथ ही 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे वाली जगह की तस्वीरें आपके सामने हैं। थाईलैंड के सिखियों में ये बड़ा हादसा हुआ है। तेज रफ्तार ट्रेन और उसी चलती ट्रेन पर ये क्रेन गिरी। निर्माण कार्य यहां पर चल रहा था, उस रास्ते में जहां पर रेल की पटरियां और जहां से ट्रेन गुजर रही थी, और इसी दौरान अचानक से जिस वक्त रेल गुजर रही थी यहां से तभी एक ट्रेन रेल पर गिर गई। 22 लोगों की मौत की खबर है, 30 के करीब लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। और आइए इस बीच आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें दिखाएंगे आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज पोंगल का पर्व है और इस मौके पर पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के घर पर। देखिए किस तरीके से पोंगल के जो सांस्कृतिक अनुष्ठान होते हैं उसमें शामिल होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के घर पर पोंगल उत्सव में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। तो गौ सेवा करते हुए यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। पोंगल पर्व से जुड़े जो सांस्कृतिक अनुष्ठान हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो रहे हैं। पोंगल समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये शिरकत। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोंगल पर्व का हिस्सा बने हैं और आज एक बार फिर केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के घर पर पोंगल समारोह और उसी में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। तो सुंदर सी ये तस्वीरें हैं, देखिए कैसे गौ सेवा करते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। पोंगल महोत्सव एक तरीके से प्रकृति से जोड़ने वाला ये पर्व और देश भर में आज इस दिन अलग अलग उत्सव और त्योहार मनाए जा रहे हैं। जहां एक तरफ उत्तर भारत में मकर संक्रांति की धूम है, वहीं दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो वहां पर ये पोंगल पर्व है जिसे पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गौ सेवा करते हुए इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। और देखिए यहाँ पर बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पोंगल पर्व के मौके पर केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के घर पर ये बड़ा पर्व और इसी में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। रंगारंग कार्यक्रम भी यहाँ पर होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी यहाँ पर आयोजन होगा और सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बढ़ चढ़कर पोंगल पर्व में शिरकत करते हैं। इसके सभी जो सांस्कृतिक अनुष्ठान हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेते हैं। खासतौर से तमिलनाडु में मनाया जाता है ये 4 दिन का फसल उत्सव के तौर पर आप इसको
समझ सकते हैं। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब वहां जो समारोह स्थल पर एक मंच बनाया हुआ है उस पर पहुंच गए हैं और यहां पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्होंने अभिवादन स्वागत किया है। पोंगल उत्सव समारोह में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संबोधन शुरू हो गया है, लिए चलते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान को बहुत मजबूती मिल रही है। केंद्र सरकार भी किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध होकर लगातार काम कर रही है। साथियों, पोंगल का त्योहार हमें प्रेरित करता है कि प्रकृति के प्रति आभार केवल शब्दों तक सीमित न रहे, उसे हम जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। जब ये धरती हमें इतना कुछ देती है, उसे संजोने का दायित्व भी हमारा है। अगली पीढ़ी के लिए मिट्टी को स्वस्थ रखना, पानी को बचाना और संसाधनों का संतुलित उपयोग करना सबसे जरूरी है। मिशन लाइफ, एक पेड़ मां के नाम, अमृत सरोवर जैसे हमारा अभियान इसी भावना को आगे बढ़ाते हैं। हम खेती को अधिक सस्टेनेबल और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में सस्टेनेबल खेती के तरीके, वाटर मैनेजमेंट, मैं तो लगातार कहता रहा हूं, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, नेचुरल फार्मिंग, एग्रीटेक और वैल्यू एडिशन की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। इन सभी क्षेत्रों में हमारे युवा नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ही महीने पहले मैं तमिलनाडु में नेचुरल फार्मिंग से जुड़े एक सम्मेलन में शामिल हुआ था, जहां मैंने देखा कि हमारे तमिल युवा कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं। यानी प्रोफेशनल लाइफ की बड़ी बड़ी चीजें छोड़ करके वो खेत में काम कर रहे हुए मुझे मिले। मैं खेती से जुड़े अपने युवा तमिल मित्रों से आग्रह करता हूं कि वे सस्टेनेबल खेती में क्रांति लाने के इस अभियान का और विस्तार करें। हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमारी थाली भी भरी रहे, हमारी जेब भी भरी रहे और हमारी धरती भी सुरक्षित रहे। साथियों, तमिल संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन जीवित सभ्यताओं में से एक है। तमिल संस्कृति सदियों को जोड़ती है। वो इतिहास से सीखकर वर्तमान को आगे का रास्ता दिखाती है। इसी प्रेरणा से आज का भारत अपनी जड़ों से शक्ति लेकर नई संभावनाओं की ओर आगे बढ़ रहा है। आज पोंगल के इस पावन अवसर पर हम उस विश्वास को महसूस कर रहे हैं जो भारत को आगे बढ़ा रहा है। एक ऐसा भारत जो अपनी संस्कृति से जुड़ा है, अपनी धरती का सम्मान करता है और भविष्य को लेकर भरोसे में भरा हुआ है। इनिय पोंगल
नलवा अकड़क्तु कल वाळगा तमिल वळगा भारतम। एक बार फिर आप सभी को पोंगल की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। वणक्कम। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को पोंगल की शुभकामनाएं दी हैं और इस मौके पर बताया कि तमिल संस्कृति दुनिया की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पोंगल की महत्ता बताई है और साथ ही साथ इस दौरान किस तरह से प्रधानमंत्री पोंगल पर्व में शामिल हुए हैं, तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। गाय को उन्होंने चारा खिलाया है। इसके अलावा पोंगल में भी उन्होंने हिस्सा लिया है। नए पर्व, नए साल का त्योहार होता है पोंगल और दक्षिण भारत में काफ़ी ज़ोर शोर से मनाया जाता है। पूरे देश में अलग अलग नामों से त्योहार मनाए जाते हैं इस मौके पर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोंगल के मौके पर एल मुरुगन के घर पहुंचे हैं, पोंगल महोत्सव में हिस्सा लिया है। नई फसल का त्योहार पूरे देश में अलग अलग नामों से मनाया जाता है और दक्षिण भारत में पोंगल के मौके पर बड़ी संख्या में धूमधाम से लोग ये त्योहार मनाते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर राज्य मंत्री एल मुरुगन के घर पहुंचे, पोंगल महोत्सव में हिस्सा लिया। पारंपरिक तरीके से पोंगल मनाया है पीएम ने। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।